नमस्कार मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। मैं विनोद सर। मैंने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में चर्चा किया था, जिसमें आपका टाइप था समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया था कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, संसाधनों, निवेश के ढांचे, प्रबंधन आदि का निर्धारण बाजार द्वारा तय न होकर सरकार द्वारा तय किया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा नियंत्रण था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से प्रभावित थी। वर्ग संघर्ष की भावना कम थी। इसके अलावा अलोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास की बात की गई थी। समावेशी विकास की बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अलग से आपको जब हम पॉवर्टी पढ़ाएंगे उस चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जो मेन पॉइंट आपको जानना है, भारत के कंटेक्स्ट में भी आपको जानना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से किसी देश की अर्थव्यवस्था को क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं। पिछली परीक्षाओं में और अभी तक की परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय 1950 में हुआ और मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कीन्स की विचारधारा सामने आई। यानी आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय क्यों हुआ। कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जब 1936 में प्रकाशित हुई तो उस पुस्तक के माध्यम से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जॉन मेनार्ड कीन्स यानी ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने अपनी कौन सी विचारधारा प्रस्तुत की। अगर हम इन चीज़ों पर चर्चा करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई तो उस पुस्तक में एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया, जिसका प्रभाव अगर देखा जाए तो भारत में 1991 के बाद या 91 के पहले दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया। इसका जो क्राइटेरिया था वो 1950 में मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किस तरीके से दिखाई दिया। दूसरी बात ये जो मैंने आपको बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, इस बारे में कीन्स की विचारधारा सामने आती है। अगर हम देखें तो 1929 में जब तीसा की व्यापक मंदी आई तो उस मंदी में किस तरीके से सभी देशों को प्रभावित किया। एक देश में आर्थिक मंदी का प्रभाव आने पर दूसरे देश में किस तरीके से फैलता गया, इसका प्रभाव पड़ा। उत्पादन के ढांचे पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा। इसको कम करने के लिए ही कीन्स की पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी पर ही बल दिया गया, निजीकरण की बात की गई, लाभ की बात की गई, प्रतियोगिता की बात की गई, जिसके कारण वर्ग संघर्ष और सामाजिक असमानता का उदय हुआ, जिसके विपरीत आपने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें कि बहुत से ऐसे देश थे जिनके पास पूंजी नहीं थी, समावेशी विकास नहीं था, बचत कम था, निवेश कम था। इसके अलावा अगर आप देखें तो रोजगार के अवसर भी कम थे। तो ऐसी स्थिति में खास तौर से अगर हम देखें तो भारत जैसे विकासशील देश, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश में किस प्रकार की व्यवस्था का उदय होना चाहिए, इन चीज़ों को अगर हम बहुत अच्छे से अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद भारत में इसी बात पर बल दिया गया कि देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास के लिए, पूंजी के निर्माण के लिए
बचत के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो कीन्स की ही विचारधारा को अपनाते हुए 1950 में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। यानी इस संदर्भ में देखें, जो पॉइंट आपका आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के ढांचे, साधनों और संसाधनों, निवेश के ढांचे का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का ढांचा उत्पादन का ढांचा, निवेश, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण, साधनों एवं संसाधनों का निर्धारण किस तरीके से किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के ढांचे, साधनों, संसाधनों, निवेश, पूंजी का निर्धारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा ही तय किया जाता है। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई गई है। अगर देखा जाए तो 1950 से लेकर 1990 तक भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कितना उत्पादन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इन सब का निर्धारण सिर्फ सरकार ही तय नहीं करती है बल्कि बाजार भी तय करता है। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र केंद्रीय तंत्र होता है, जबकि सरकारी तंत्र सहायक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यानी बाजार की नीतियों के माध्यम, यानी मांग और पूर्ति के माध्यम से मांग एवं पूर्ति का निर्धारण होता है, मूल्य का निर्धारण होता है, निवेश का निर्धारण होता है, पूंजी का निर्माण होता है। लेकिन सहायक तंत्र के रूप में अपनी राजकोषीय नीतियां और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से नीतियों का भी निर्धारण करती है, ताकि बाजार के माध्यम से सिर्फ उत्पादक को ही फायदा ना हो बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों के माध्यम से गरीबों का भी सामाजिक कल्याण हो। इसीलिए पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर ही, यानी कि मैंने आपसे कहा कि पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली भारत में 1950 में अपनाई गई। यानी इस स्थिति में सिर्फ देश के आर्थिक ढांचे को ही विकसित ना करते हुए उपभोक्ता के आर्थिक कल्याण को भी ध्यान में रखकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भारत में अपनाया गया। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मिलकर ही काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सरकार जब नीतियों का निर्धारण करती है तो उपभोक्ता के कल्याण को ध्यान में रखती है, आर्थिक नीतियों का निर्धारण इस तरीके से करती है ताकि देश में जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम भी प्रभावित हो। तो बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को उदारमीन अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, उदारीकृत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका स्वरूप अगर आप देखिए तो भारत में राम मनमोहन मॉडल के प्रारूप यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1990 और 91 में दिखाई देता है, जहां पर अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था चूंकि 1950 से 1990 के पहले तक अगर हम देखें तो लगभग बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1990-91 में राव मनमोहन नीति के अंतर्गत कुछ स्ट्रेटजी अपनाई गई जिसे एलपीजी मॉडल कहा गया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत में उदारीकृत अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को डेफिनेटली देखा गया कि सिर्फ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ही मिलकर काम नहीं करेंगे बल्कि कुछ आर्थिक शक्तियां भी होगी जो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1990 और 91 के बाद भारत में लाइसेंसिंग नीति में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया।
निजीकरण को स्वीकार किया गया, जिसके माध्यम से ये मेंशन किया गया कि देश में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो विदेशी इन्वेस्टमेंट होगा, पूंजी का भी निर्माण होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे वर्ग संघर्ष की भावना भी कम होगी, सामाजिक असमानता की भावना कम होगी, गरीबी का स्तर कम होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश में आर्थिक विकास के स्तर के साथ साथ आर्थिक कल्याण का स्तर भी ऊंचा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए 1950 में भारत में समावेशी विकास के संदर्भ में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सहायक तंत्र के रूप में काम करती है और बाजार तंत्र फ्रंट में होता है, जिसमें मिश्रित बाजार प्रणाली को अपनाते हुए सहायक तंत्र का जो क्राइटेरिया है वो सरकार बाजार पर छोड़ देती है, लेकिन नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है और कुछ चीज़ों को अपने हाथ में रखती है। जैसे आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे पेट्रोल, डीजल, इस्पात जैसी चीज़ें, या आजकल अगर हम देखें एमएसपी प्रणाली को भी सरकार अपने नियंत्रण में रख रही है। बाकी चीज़ों को मार्केट में डाल देती है, जहाँ पर मांग और पूर्ति के आधार पर ही उत्पादन के साधनों और संसाधनों का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को फायदा होता है और उत्पादन भी बढ़ता है, लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। बाकी स्थिति में अगर देखें, अगर असमानता की बात आती है तो सरकार अपनी आर्थिक नीतियों यानी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से ही आर्थिक कल्याण के स्तर को ऊंचा करती है। इसके लिए सरकार समय समय पर ब्याज दरों में कटौती लाकर, करों में कटौती लाकर और सरकारी व्यय को बढ़ाकर आर्थिक कल्याण के स्तर को ऊंचा करती है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को मैंने कहा कल्याणवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर साधनों संसाधनों का निर्धारण करते हैं, साधनों का प्रबंधन करते हैं, निवेश की बात करते हैं, जिससे देश में आर्थिक कल्याण और आर्थिक रोजगार के अवसर भी ऊंचा होता है। तो जाहिर सी बात है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लोगों के रोजगार के अवसर और आर्थिक कल्याण पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इस पर अगर हम देखें तो सवाल हमेशा पूछे गए हैं। जो अभी तक सवाल बनता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई, तो बेसिकली जैसा मैंने कहा 1950 में। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मैंने कहा कीन्स ने। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा किस पुस्तक के माध्यम से आई, इस पर भी मैंने आपसे बताया कि 1936 में कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक प्रभावित हुई, तो इस पर भी उन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की। बाकी सिस्टम अगर देखा जाए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को उदारी की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा और भी देखा जाए भारत में किस मॉडल के आधार पर उदारी की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि राव मनमोहन मॉडल के आधार पर। दूसरा और भी सवाल इस पर बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन से कथन सत्य है। नंबर 1, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का समन्वय होता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के कल्याण के साथ साथ आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सामाजिक समानता की बात की जाती है। और चौथा ऑप्शन है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार अपनी राजकोषीय और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से नीतियों का निर्धारण करती है। तो इनमें से क्या सत्य है या असत्य है, तो जाहिर सी बात है कथन 1, 2, 3 सही है, कथन 1, 2 सही है, या कथन 1, 2, 3, 4 सही है, या इनमें से सभी सही है। इस पर भी आप कमेंट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के क्राइटेरिया के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल वो ज़्यादातर कथन के ही सवाल आते हैं, और जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न है, मैच इट के सवाल में भी ये भी सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी कथन और कारण के सवाल में या कूट के सवाल में जो अभी तक का सवाल बनता है वो बिल्कुल सीधा सीधा होता है। ये सवाल आप तभी हल कर सकते हैं जब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनाए जाने का मुख्य कारण क्या था, तो इसके पीछे जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखने की बात की गई, लाभ को ध्यान में रखने की बात की गई, इसके अलावा रोजगार को बढ़ाने की बात की गई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ही मिश्रित प्रणाली को अपनाई थी या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भारत एक्चुअल में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की अर्थव्यवस्थाएं भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बाकी सिस्टम अगर देखा जाए तो 1990 के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया, निजीकरण की बात की गई, धीरे धीरे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन,
सुरक्षा या इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में, साथ ही साथ आधारिक संरचना की विकास में देखा जाए तो इस समय सरकार निजीकरण की बात कर रही है। हाल के दिनों में आपने देखा, या कल की ही बात की जाए, आज की बात की जाए, बिजली का निजीकरण की बात की गई, तो इस पर भी सरकार की जो पॉलिसी है वो 1991 के बाद अपनाई गई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सरकार अगर निजीकरण की बात करती है तो क्या इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे या घटेंगे, ये भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। क्या पूंजी निर्माण होगा, ये भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। या इसके अलावा निजीकरण के द्वारा सामाजिक कल्याण का स्तर निम्न या ऊंचा होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के समन्वय को ध्यान में रखना चाहिए? इसके अलावा गरीब के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक नीतियों को ध्यान में ही रखते हुए आर्थिक कल्याण के स्तर को ऊंचा करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितना उत्पादन करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मिलकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि भारत बेसिकली अभी श्रम प्रधान देश है, पूंजी प्रधान देश नहीं है। अभी भी यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगार के अवसर कम है। तो सरकार को इस तरीके से आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना चाहिए ताकि गरीबों का भी कल्याण होने के साथ साथ देश में रोजगार के अवसर भी आने चाहिए, ताकि ऐसी नीतियाँ प्रभावित हो जिससे समाज का कल्याण हो और आर्थिक कल्याण हो। तो ऐसी स्थिति में पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो मिश्रित प्रणाली के अंतर्गत निजीकरण को अपनाते हुए ऐसी नीतियां तैयार की जाए ताकि देश के सभी वर्गों का विकास हो, यानी समावेशी विकास हो, सामाजिक कल्याण का स्तर हो, जिससे समाज में लोगों को रोजगार के अवसर मिले। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 1950 में जिस तरीके से पूंजी निर्माण के लिए, उत्पादन के ढांचे को बढ़ाने के लिए, बचत बढ़ाने के लिए, लाभ के स्तर को पैदा करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए या आयात जैसी नीतियों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार ने मिश्रित प्रणाली को अपनाया। और आज के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र का अभी भी कब्जा है, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार उसमें उदारीकरण करते हुए निजी क्षेत्र को ला रही है, ताकि यहाँ पर सिर्फ पूंजी ही ना आए बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर की भी मिले। लेकिन चूंकि निजीकरण की जब बात की जाती है तो पब्लिक जो विचारधारा है वो सरकार के पक्ष में ना होकर विपक्ष में जाती है। तो इसको भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही नीतियों का निर्धारण करना चाहिए ताकि देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो। तो आज के जो मेन पॉइंट था वो था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इस पर अभी तक जो सवाल पूछा गया उस पर मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो गाइस, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको समझ में आया कि नहीं आया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज तक की क्लास के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।